हेलो बच्चों। आज हम करेंगे अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसके अंदर हम पूरा फॉर्मेट और जो भी रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं कैश फ्लो की वो सारी डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से अपना रजिस्टर निकाल लो और जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बच्चों बेसिकली कंपनी के कैश के फ्लो के बारे में जानकारी देता है कि कंपनी के पास जो कैश है या जो कैश इक्विवेलेंट है वो कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इसके बारे में वो बताता है। ठीक है। और कैश कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है इसको 3 गतिविधियों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहली गतिविधि होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब पहले जो बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग गतिविधियां हैं उनसे कितना कैश आ रहा है हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाना सीखते हैं, या फॉर्मेट हर बच्चे को याद होना चाहिए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम शुरुआत करते हैं, जो कि वर्किंग नोट में निकाला जाता है। उसके अंदर हम जोड़ देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस, यानी ऐसे खर्चे जो या तो डायरेक्टली बिजनेस से संबंधित नहीं है या जो कैश वाले नहीं है, जो कैश में नहीं होते। जैसे भाई डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, या आपका इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, या मान लो आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, या मान लो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया जो आप पे करते हो। इस तरह के खर्चे या इस तरह की बातें जो बिजनेस से डायरेक्टली संबंधित खर्चे नहीं हैं, या बिजनेस के जो नॉन कैश वाले एक्सपेंडिचर होते हैं ना, कई बार इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ है वो हो गया, उसकी वैल्यू में गिरावट हो गई। तो इस तरह के नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हम जोड़ते हैं और डिडक्ट कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी ऐसी इनकम जो डायरेक्टली बिजनेस ऑपरेशन से संबंधित नहीं है। अब मजेदार चीज ये है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपने रेशियो के चैप्टर में पढ़ रखी है विद कॉन्सेप्ट। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई भाई, जैसे आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया कहीं से, या मान लो आपको गेन हो गया एसेट को बेचकर, इस तरह के एटसेट्रा, मतलब और भी आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं चर्चा कर रहा हूं बेस कॉन्सेप्ट पर। तो और भी इसकी लिस्ट है जिसके लिए आप हमारे फुल वाले कॉन्सेप्ट लेक्चर्स को देख सकते हो। लेकिन मुद्दे वाली चीज ये है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हटाने के बाद हमें पहले ये पता लगता है कि हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो पहले हम इस एक पड़ाव तक पहुंच जाते हैं कैश फ्लो के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, अब जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच जाते हैं बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो फिर इसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल में जो परिवर्तन हो रहा है उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। वर्किंग कैपिटल में परिवर्तन का मतलब है कि करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रहे हैं या करंट एसेट्स अगर घट रहे हैं तो उन्हें आप जोड़ दोगे जितने भी होंगे, और करंट लायबिलिटीज अगर घट रहे हैं और करंट एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो उन्हें आप घटा दोगे जितने भी होंगे। फिर उसके बाद बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर टैक्स को पे करा जाता है, तो आप भी टैक्स पे कर दोगे और फिर आपको अपना पहला आंसर मिल जाएगा। अगर पॉजिटिव आया तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर नेगेटिव आया तो आप लिखोगे कैश यूज्ड इन
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो पॉजिटिव आने पर लिखना है फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आने पर लिखना है यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो पहली गतिविधि जो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसका आंसर हमको ऐसे निकालना है। और मेन चीज ये, जो बच्चे सोचते हैं कि सब बकवास है, तो कृपया करके फॉर्मेट को इसी प्रकार बनाएं, इसी ऑर्डर में बनाएं, और ये मेन हेडिंग याद रखनी है। मैं नंबर डाल देता हूं, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। सर सब तो याद रखना है, बचा क्या? ठीक है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, मतलब सब कुछ ही याद रखना है जो मैंने यहां पर लिख दिया। चलो, तो अब पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का थम्स अप भेजो फॉर्मेट का, कि ये फॉर्मेट याद आ गया। हाँ, पॉजिटिव आता है तो कंपनी के लिए अच्छा होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव आएगा तो अच्छी बात है। नेगेटिव अगर ये आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो मतलब बुरी बात है, इसका मतलब बिजनेस के ऑपरेशन से कैश आ नहीं रहा। उसके बाद दूसरी एक्टिविटियां होती हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिलेट करती हैं हमारे बिजनेस के फिक्स्ड एसेट से या इन्वेस्टमेंट से, बस। जो भी मतलब आप समझ लो ये सिर्फ रिलेट करती हैं नॉन करंट एसेट से। मेन हेडिंग अगर बोल दूं कि ये सिर्फ किससे रिलेटेड होती हैं, बिजनेस के नॉन करंट एसेट से, बस। और इनका किसी से कोई लेना देना नहीं। इसका आइटम ना करंट एसेट होगा, ना करंट लायबिलिटी होगा, ना शेयर होल्डर फंड होगा, ना रिजर्व होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ नॉन करंट एसेट से संबंधित होंगे ये। ओके, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नाता सिर्फ किससे है, हमारे नॉन करंट एसेट से है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, अगर हम कोई भी नॉन करंट एसेट बेच रहे हैं तो मतलब वो इनफ्लो हो रहा है हमारा, मान लेते हैं। और अगर हम कोई भी नॉन करंट एसेट खरीद रहे हैं तो वो हमारा आउटफ्लो हो रहा है। तो इसमें ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, मेनली ये नॉन करंट एसेट से ही संबंधित होते हैं। अब नॉन करंट एसेट में क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है, तो इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो आपको उससे इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हमें मिलता है तो वो भी हम एक मान लेते हैं कि हमारा इनफ्लो हो रहा है। तो मोटा मोटा इसमें आप मान लो बस ये तीन बातें होती हैं, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। तो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट हमने करा, और हमें इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई इंटरेस्ट मिल गया तो इनफ्लो हो गया, और अगर हमने परचेज कर लिया कोई नॉन करंट एसेट तो आउटफ्लो हो गया। ठीक है ना, बस। तो मतलब इसमें तो अगर मैं इतना ही लिख के छोड़ दूं तो कहानी खत्म हो जाएगी। और इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को यहां लिख देता हूं। मान लो वो आंसर जो आपका आया, तो अगर वो आंसर फिर से वही पॉजिटिव आया तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर नेगेटिव आया तो आप लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। आंसर अगर पॉजिटिव आया तो इसमें बुरी बात होती है, नेगेटिव आना अच्छी बात होती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेगेटिव आने का मतलब ये कि आप ज्यादा खरीद रहे हो एसेट्स को। तीसरी गतिविधि है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो लेना देना है वो कंपनी के फाइनेंस से है, तभी इसका नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो है कि बेसिकली हमारी कंपनी की फाइनेंस वाली चीजों से संबंधित है ना। तो हम फाइनेंस जो करते हैं, मतलब क्या फाइनेंस क्या होती हैं चीजें भाई, या तो हमने बोरो करा होगा पैसा, ठीक है ना, वो हो गया फाइनेंस, या हमारा अपना पैसा है, शेयर होल्डर फंड हो गया, ये सब चीजें हो गई मेनली। तो अगर हम शेयर्स इशू करके पैसा ले रहे हैं, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, तो ये हमारा इनफ्लो हो गया मोटा मोटा, ठीक है। या हम प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ कोई भी डिबेंचर कर रहे हैं, या मान लो कुछ और कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कर रहे हो, कोई लोन आपने रेज कर लिया, कुछ भी, तो ये सब चीजें जब बढ़ती हैं इसका मतलब हमने और पैसे लिए हैं, ये हमारा इनफ्लो हो रहा है, हमने और चीजें ली हैं, हमने बोरो करा, हमने शेयर इशू करे, हमने कहीं से भी पैसे इशू करे, तो ये हमारी हो गई इनफ्लो।
और आउटफ्लो क्या होते हैं जो फाइनेंसिंग गतिविधियों से संबंधित है, कि भाई आपने कोई लोन रीपे कर दिया, आपकी लोन की पेमेंट हो गई, या आपने डिबेंचरों को रिडीम कर दिया, क्योंकि डिबेंचर रिडीम होने का मतलब रीपे ही होता है, तो आपके डिबेंचर्स रिडीम हो गए, तो इसका मतलब आप पैसे लौटा रहे हो, आप पैसे वापस कर रहे हो, या आउटफ्लो हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा कई बार आप डिविडेंड भी पे कर देते हो, भाई अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको आप डिविडेंड दोगे, सीधी सीधी बात है, डिविडेंड पेड हो गया। आपके डिबेंचर्स वाले लोग जो हैं उन्हें आप इंटरेस्ट पे करोगे, है ना, तो ये भी आपकी फाइनेंसिंग गतिविधि से संबंधित चीज हो गई। तो इस तरह के मोटे मोटे आपके इनफ्लो और आउटफ्लो इसके अंदर हो जाते हैं। बस कहानी वही, अगर पॉजिटिव आंसर आए तो आप अंग्रेजी लिख दोगे कैश फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव आंसर आए तो आप अंग्रेजी लिख दोगे कैश यूज्ड इन फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसमें पॉजिटिव आना नेगेटिव आने का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता, मतलब क्योंकि इसका कोई भी एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता। तो भाई पॉजिटिव आना भी कह सकते हैं अच्छी बात है, नेगेटिव आना भी कह सकते हैं अच्छी बात है, अपने अपने तर्क हैं। पॉजिटिव वाले कहते हैं कि भाई हम नए लोन्स ले रहे हैं तो हम बिजनेस को आगे ले जाएंगे, लेकिन उसी को काउंटर करते हैं लोग कि तुम ज्यादा बोरो कर रहे हो, क्या करोगे इतना लोन लेके, कंपनी पर डेट बढ़ाना है क्या, तो इसका काउंटर भी करते हैं। नेगेटिव ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब लोग कहते हैं अरे भाई ये तो अच्छी बात है, हम अपने लोन चुकता कर रहे हैं, लोन उधार जो है वो रीपे कर रहे हैं, लेकिन उसको लोग काउंटर भी करते हैं कि तुम इतना ही पैसा लोन में ही दे दोगे तो क्या सारा अपने ही पैसे से काम करते रहोगे, क्या बेवकूफी कर रहे हो ये। तो फाइनेंसिंग में पॉजिटिव आना नेगेटिव आना कोई इंपैक्ट नहीं है, तो बस जो भी आएगा आएगा। उसके बाद अब क्या करते हैं सर, अब हम तीनों को जोड़ते हैं। तीनों को बोले तो जो ऑपरेटिंग का आंसर आया, इन्वेस्टिंग का आंसर आया और फाइनेंसिंग का आंसर आया, तो जोड़ने के बाद अगर पॉजिटिव आए तो हम लिखते हैं नेट इंक्रीज, नेगेटिव आए तो हम लिखते हैं नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है इसमें भी थोड़ी देर पे आऊंगा। फिर उसके अंदर हम जोड़ देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब प्रीवियस ईयर वाले या साल के शुरू में जो थे, और फिर हमारा जो ये आंसर आता है दोनों का जुड़ के वो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, यानी कि इस साल के एंड में या करंट ईयर का जो हमको बैलेंस दे रखा होता है। अच्छा, तो अब देख लो पहले इतना कि इतना याद आ गया। अच्छा, अब लेकिन इसके अंदर बहुत सी बातें हैं, ये तो है मोटा मोटा ऊपर ऊपर का कॉन्सेप्ट, लेकिन पहले तो कॉन्सेप्ट ही कंप्लीट करना जरूरी है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। वर्किंग नोट बनाने का मतलब है कि जो हमने कहा था कि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना चाहते हैं, तो वो हमें वर्किंग नोट में निकालना पड़ता है। हाँ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हाँ हर्षित, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर से संबंधित एक आइटम होता है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, हम पहले जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लेते हैं कि क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम बोलते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, और उसको हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। फिर हम एड बैक करते हैं अगर हमने कुछ ट्रांसफर करा है अपने रिजर्व में, यानी जितने भी रुपए हमने अपने रिजर्व में ट्रांसफर कर रखे होते हैं वो हम एड बैक करते हैं, यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वो वैल्यू निकालते हैं। और उसके बाद जो भी हमने इस साल टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करा, यानी करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है उसको ऐड बैक करते हैं। और कोई भी डिविडेंड अगर हमने पे करा है इस साल तो वो डिविडेंड पे को हम ऐड बैक करते हैं। अब कई बार डिविडेंड पेड डायरेक्टली नहीं होता,
तो हम उसको, अगर सवाल में हमें नीचे की तरफ प्रपोज डिविडेंड दे रखा होता है तो हम प्रीवियस ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड भी ले लेते हैं और मान लेते हैं कि भाई ये डिविडेंड हमने पे कर दिया होगा। तो मोटा मोटा इस तरह से हम ये चीजें ऐड बैक करके हम अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं। हाँ, इसमें एक दो बातें और आ सकती हैं कॉन्सेप्चुअली, लेकिन मोटी मोटी बातें जो हैं वो हमारी ये होती हैं जिनकी मदद से हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के सबसे स्टार्टिंग में यहां पर पुट हो जाता है। तो अल्टीमेटली मतलब ये पूरा फॉर्मेट है जो हमको पहले तो याद रखना है, मतलब दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट कि यहां से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू होगा, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटियां भी आ जाएंगी, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटियां भी आ जाएंगी, फाइनल कैश फ्लो भी आ जाएगा, मैच, और उसके नीचे फिर हमारे को वर्किंग नोट प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया ऑर्डर, इसी ऑर्डर में। चलो अब हम आते हैं जो इसके अंदर खूब सारी तरह तरह की खुराफातियां हो सकती हैं, उन चीजों पर क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। चलो तो अब पहले तो आते हैं रिजर्व्स के अंदर, क्योंकि पहले तो यही करते हैं। अब आपके पास बताओ कितने तरह के रिजर्व दे रखे हो सकते हैं? सर बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो बस एक को छोड़ देना, बाकी सब जितने भी हो पूरे ब्रह्मांड में जो मर्जी भी हो, ठीक है, जो भी रिजर्व हो, ऑल। ठीक है, ऑल का मतलब अब ऑल आ गया, ये ध्यान रखना। ऑल मीन्स ऑल, मैंने अगर ऑल बोल दिया तो ऑल, तो आपको इन सबको तो वर्किंग नोट में ही ले जाना है। और कैसे ले जाना है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कोई भी रिजर्व दे रखा हो, कोई भी रिजर्व दे रखा हो वो यहीं आएगा, कोई भी रिजर्व हो, ऑल मीन्स ऑल। हाँ, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी रिजर्व हो वो वहीं आएगा सिवाय एसपीआर के। एसपीआर सर कहां जाएगा फिर? एसपीआर को याद रखना है, वेरी सिंपल, बढ़ गया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस, घट गया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस, बस। रिजर्व फिनिश। आज के बाद रिजर्व पर अब कोई डिस्कशन नहीं होगा, भेजो थम्स अप। आज के बाद रिजर्व पर अब डिस्कशन फिनिश हो गया। ठीक है, आज के बाद अब रिजर्व पर हम कभी भी अब डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी शैतानी मतलब हो सकती है आपकी एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का आप हमेशा अपना खाता बना लिया करो। ओपनिंग बैलेंस यहां लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस यहां लिख दिया। ठीक है, ये तो बैलेंस शीट के अंदर दे रखे होते हैं। और अगर बैलेंस शीट के अंदर ना दे रखे हो तो जीरो लिख लेना। मान लो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दे रखे तो जीरो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाता ऐसी बना लेना। फिर जो भी वो टैक्स पे करता है ड्यूरिंग द ईयर उसको यहां पोस्ट कर देना, और जो भी वो प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट करता है, या जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, उसको यहां लिख देना। बैलेंस जो भी मतलब बचेगा, दोनों में से कोई एक बचता है, ये दे रखा होता है तो ये बैलेंस बचेगा, वो दे रखा होगा तो ये बैलेंस बचेगा। बाकी इसको कहां पे लिखते हैं? इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देते हैं लास्ट में, और प्रोविजन फॉर टैक्स को हम वर्किंग नोट में ऐड कर देते हैं जो हमने फॉर्मेट बना रखा है उसमें, है ना। तो बस, तो ये अब आज के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स की डिस्कशन नहीं होगी, ये खत्म। इंटरिम डिविडेंड, है ना, कई बार एडजस्टमेंट में ये चिपका देते हैं इंटरिम डिविडेंड, या कई बार इंटरिम डिविडेंड ना दे रखा हो एडजस्टमेंट में तो प्रपोज डिविडेंड दे रखा होता है, तो वो आपको हमेशा प्रीवियस ईयर वाले ही लेना है। दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। हाँ, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो चाहे प्रपोज डिविडेंड हो, प्रीवियस ईयर वाला। तो इसको आपको वर्किंग नोट में जोड़ना है, जो अभी फॉर्मेट में हमने जोड़ा भी था, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना है, बस। अब इसके बाद कोई इस पर चर्चा का मतलब संदेह नहीं होना चाहिए।
ये आपको एडजस्टमेंट हमेशा दे रखी होंगी, मतलब ये कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं देगा, ये हमेशा होगा तो ये बैलेंस शीट के बाहर ही दे रखा होगा, दोनों चीजें। तो दोनों में से कोई भी दे दे, ट्रीटमेंट दोनों का सेम है। तो चाहे इंटरिम डिविडेंड हो और चाहे प्रपोज डिविडेंड हो, ठीक है। तो अब इस पे अब हम चर्चा नहीं करेंगे कभी भी। तो भेजो थम्स अप। अब आएगी एक ऐसी एडजस्टमेंट जो सबको जड़ से हिला देगी। सर कौन सी एडजस्टमेंट आएगी? अब वो एडजस्टमेंट होती है बेसिकली आपके किसी भी एसेट से रिलेटेड, मतलब नॉन करंट एसेट लिख देता हूं, कोई भी हो, चाहे मशीन हो, फर्नीचर हो, इन्वेस्टमेंट हो, लैंड, बिल्डिंग, फलाना ढिमकाना, कुछ भी हो। तो आपको बचपन में जाना है अपने वही पुराने 11वीं वाले और एक एसेट अकाउंट बनाना है, BDCD लिख दोगे। अब आपने अगर एसेट बेचा तो बाय बैंक लिखना पड़ेगा। उस एसेट पर आपको अगर लॉस हो गया बेचने पर तो बाय PNL लिखना पड़ेगा। अगर बेचने पर मुनाफा हुआ है तो 2PNL लिखना पड़ेगा। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो कंपनी एसेट के साथ साथ उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी मेंटेन करती है, या तो कंपनी ऐसी होगी जो एसेट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी उसका मेंटेन करती है, तो फिर तो आपको उसका भी खाता बनाना पड़ेगा। और हो सकता है कंपनी खाली एसेट अकाउंट ही मेंटेन करती हो। तो पहले मैं ये ले लेता हूं, मान लेता हूं कि कंपनी ये मेंटेन नहीं करती, खाली एसेट अकाउंट ही मेंटेन करती है। तो उस केस में तो जो भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है उसको आप वहीं रिकॉर्ड कर लेते हो, खाते को बंद कर देते हो। खाता बंद करके आमतौर पे आपका इधर एक बैलेंस बचता है जो आपका टू बैंक यानी कि परचेज हो जाता है। बस ओवर, फिनिश। लेकिन परंतु अगर कंपनी कोई ऐसी है जो एसेट के साथ साथ उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन कर रही है, तो फिर आपको इस अकाउंट को भी बनाना पड़ेगा। पहले इसके बैलेंस लिख दोगे BDCD बैलेंस शीट से, और फिर उस केस में देखना मजेदार चीज, फिर उस केस में जो ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है इसे आप एसेट अकाउंट में नहीं लिख सकते। उस केस में फिर ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में लिखा जाता है। पहले तो खाली इस बात का थम्स अप भेजो कि ये बात आपको याद आ गई, खाली ये बात। ओके, ठीक है। तो अगर कंपनी दोनों अकाउंट मेंटेन कर रही है तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा यहां। अगर कंपनी खाली एसेट अकाउंट मेंटेन कर रही होती तो फिर आता वहां। ठीक है, ओके। तो सर वहां से हट गया, वहां क्या आएगा? वहां पे क्या आएगा फिर? अब वहां आएगा अब बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर वो आएगा जो सेम वैल्यू यहां पर भी आती है टू मशीन अकाउंट, या टू मतलब एसेट अकाउंट के नाम से। चलो, तो ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट। बस खाता बंद हो गया, जो भी आएगा वो तो खाता बंद हो गया। ठीक है। अब इसमें कई बच्चों को ये नहीं पता कि ये क्या है, मतलब ये वैल्यू क्या है एक्चुअल में। व्हाट इज दिस, व्हाट डज दिस वैल्यू सिग्निफाइज। कई बार बच्चों को यही नहीं पता कि ये वैल्यू है क्या, ये क्या दर्शा रही है। तो ये मैं पहले हिंदी लिख देता हूं पूरी अच्छे से। जो एसेट आपने बेचा, जो एसेट आपने बेचा उसका, खाली उसका ध्यान रखना है, जो एसेट आपने बेचा सिर्फ उसका, बाकी सबका नहीं। जो एसेट आपने बेचा उसका टोटल डेप्रीसिएशन। सर टोटल का मतलब, टोटल डेप्रीसिएशन का मतलब, टोटल डेप्रीसिएशन का मतलब कि भाई मान लो आपने ये एसेट खरीदा था 1 जुलाई 2014 में, उसकी डेट ऑफ परचेज थी 1 जुलाई 2014, और उसे आपने बेचा मान लो 31 अक्टूबर
2019 में कभी भी बेचा, जब मर्जी बेचा, तो उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का पूरे आजीवन का डेप्रीसिएशन, उसको टोटल डेप्रीसिएशन बोलते हैं, उसके पूरे जीवन का डेप्रीसिएशन, आजीवन डेप्रीसिएशन इज टोटल डेप्रीसिएशन। तो अगर आपने कोई मशीन खरीदी थी 1 जुलाई 2014 में और उसको बेचा 31 अक्टूबर 2019 में, ऐसी बोल रहा हूं, तो मतलब 5.25 साल का टोटल डेप्रीसिएशन इज नोन एज ये पीएफडी। चलो, तो अब सोच समझ के भेजना थम सब कि ये मतलब याद आ गया, अच्छे से नोट हो गया कॉन्सेप्ट, या इसमें आपके मन में कोई विचार है। और एडजस्टमेंट होती है कई बार प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नाम की। कई बार बच्चा इसको देख के कहता है अरे ये क्या आफत आ गई। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो सकता है डिबेंचर पर हो या प्रेफरेंस शेयर पर हो, किसी पर भी हो सकता है वो। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब वो भी एक बार छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं। कई बार क्या होता है कि मान लो हमें डिबेंचर दे रखे हैं, हमारे डिबेंचर ओपनिंग में थे 1.5 लाख के और क्लोजिंग में हो गए 1 लाख के। तो इसका मतलब हमने डिबेंचर्स जो रिडीम करे हैं, यानी कि जो रीपे करे हैं डिबेंचर्स, वो 50,000 रुपए के करें। और क्वेश्चन कहता है कि वो आपने रिडीम करे हैं प्रीमियम पर। कितने परसेंट प्रीमियम पर? मान लेते हैं 5% प्रीमियम पर। तो हमें 50,000 का 5% निकालना पड़ेगा, वो आ जाएगा 2500। उसको 2 जगह लिख लेना, वर्किंग नोट में प्लस कर देना और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर देना, बस खत्म हो गई बात। तो इस तरह से आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को भी निकाल के और उसको बस 2 जगह लिखना है, दैट्स इट। कोई भी इसमें और अलग नहीं होगा। तो अब बताओ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन फिर खत्म, आज के बाद अब कभी भी चर्चा नहीं करेंगे। चलो अब बोनस शेयर की देखते हैं कहानी। साहब ये क्या है भाई साहब, ये क्या नई बला आ गई। अब मान लेते हैं आपको शेयर्स दे रखे हैं, ठीक है। ओपनिंग में दे रखे हैं 10 लाख के, क्लोजिंग में दे रखे हैं 13 लाख के, ठीक है। और नीचे बोल रखा है, मान लो बोल रखा है बोनस शेयर्स इशू हुए 5:1 के रेशियो में, ये रेशियो दे रखा है, ठीक है। चलो तो अब ये देखो कि भाई ये क्या है। अब बोनस शेयर इशू हुए 5:1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 शेयर वाले होल्डर को 1 शेयर मुफ्त में मिलेगा। बोनस का मतलब होता है मुफ्त। मुफ्त मतलब कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर को शेयर तो दे देती है, लेकिन उससे पैसे नहीं लेती। वाह सर, ये बढ़िया है। फ्री में शेयर, हाँ फ्री में शेयर इशू करती है, उसको बोनस शेयर बोलते हैं। तो अब ये देखो कि अगर कंपनी के, इसको इसमें हमेशा ओपनिंग लेते हैं, अगर कंपनी के 10 लाख रुपए के शेयर थे ओपनिंग में, और मैं कह रहा हूं हर 5 के बदले में 1 मुफ्त मिलेगा, तो अगर 5 के बदले में 1 मुफ्त मिलेगा तो 10 के बदले में 2 मुफ्त मिलेंगे, है ना। तो 10 लाख रुपए के बदले में कितने मुफ्त मिले? 10 लाख रुपए के बदले में कितने शेयर मुफ्त में इशू होंगे? ये 2 लाख रुपए वाले शेयर जो इशू हुए हैं ये मुफ्त में इशू हुए हैं। 2 लाख रुपए के शेयर कंपनी ने मुफ्त में इशू करे हैं। तो ये तो पहले हमको पता चल गया बोनस इशू। अच्छा, अब हम क्या करेंगे सर? कैश फ्लो का प्रभाव बताओ। तो देखो बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना फटाफट। 10 लाख रुपए के शेयर थे और अभी हो गए 13 लाख के, ठीक है। ओपनिंग में 10 लाख रुपए के शेयर थे, क्लोजिंग में हो गए 13 लाख के। बताओ इसका मतलब कंपनी ने कितने रुपए के शेयर्स इशू करे हैं? बताओ, ओपनिंग में 10 लाख के थे और क्लोजिंग में 13 लाख के हो गए, तो इसका मतलब कंपनी ने कितने रुपए के शेयर्स इशू करे हैं?
वेरी गुड, 3 लाख के, है ना, 3 लाख के, वेरी गुड। तो अब हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि भाई हमने शेयर्स इशू करे, हमने शेयर्स इशू करे और पैसा आया, कैश का इनफ्लो हुआ, पैसा आया, कितना पैसा आया, 3 लाख आया। नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि हमने शेयर्स इशू कर दिए साहब और 3 लाख रुपए पैसे आ गए, 3 लाख रुपए कैश आ गए। देखो सीधा सीधा नजर तो आ रहा है, 10 से 13 हो गए, 3 लाख कैश आ गया। हम कह रहे हैं 3 लाख कैश आया, कैश आया। लेकिन अब चार्टर्ड अकाउंटेंट आया और उसने डांट लगाई मालिक की, कह रहे कि तुम कौन से नशे में हो। तो मालिक कह रहा है क्यों, कह रहा है तुम कह रहे हो 3 लाख कैश आया, 3 लाख इनफ्लो होगा। कहां 3 लाख इनफ्लो होगा, 2 लाख के शेयर तो तुमने मुफ्त में बांटे हैं। क्या 2 लाख आपने कैश लिया है इनसे? नहीं, मुफ्त में, इनसे तो कोई कैश लिया ही नहीं। 2 लाख रुपए के शेयर तो आपने मुफ्त में दे रखे हैं लोगों को, मुफ्त, फ्री। तो बताओ एक्चुअल में कैश कितना आया, बताओ सीए साहब। वेरी गुड, बस अब तो आप भी बन गए सीए, वेरी गुड। तो बस अब आप सीख गए बोनस इशू क्या करना है। तो इसका मतलब हम इनफ्लो लिखेंगे सिर्फ 1 लाख रुपए। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ बोनस इशू, ठीक है ना, मतलब बोनस इशू का ये प्रभाव है। अब देख लो अपने मन की संतुष्टि करके ही थम्स अप भेजना, और अगर और कुछ रिलेटेड टू बोनस पूछना है तो पूछ सकते हो, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। उसके बाद मान लेते हैं हमें दे रखे हैं 12% डिबेंचर, ओपनिंग में दे रखे हैं 1 लाख के, क्लोजिंग में दे रखे हैं 1.5 लाख के। ठीक है, और नीचे लिखा है डिबेंचर इशूड ऑन, डिबेंचर इशूड ऑन सर डिबेंचर कब इशू हुए, तो डिबेंचर इशू हुए भाई करंट ईयर, मतलब क्या मानूं, डेट भी तो बता दूं, 31 मार्च 2020 और प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2019। तो डिबेंचर इशू हुए, चलो आप बताओ डेट, आप बताओ, आपके मन का भय निकलना चाहिए, मेरे को तो कोई भय नहीं है, आपको भय है, बताओ अपने मन की कोई ऐसी डेट जो आपको दिल करे। 1 अप्रैल पूरी लिख के भेजो, 1 अप्रैल क्या, 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2020 या 1 अप्रैल क्या, पूरा लिख के भेजो, 1 अप्रैल कौन सा। चलो एक लिख लेते हैं 1 अक्टूबर 2018, एक ने ये भेजी, और एक लिख लेते हैं, चलो मैं ही लिख देता हूं, तुम लोग तो नालायक हो, एक लिख लेते हैं 1 जुलाई 2019, एक ये लिख लेते हैं। और बताओ और क्या लिखें, 1 अप्रैल 2018, वो एक ही बात है। 1 नवंबर 2020, ये देखो नहीं आने तो दो, 1 नवंबर 2020, अभी तो हम यहां खड़े हैं, ये है हमारा ईयर 31 मार्च 2020 और ये है हमारा ईयर 31 मार्च 2019, ये ठीक है ना। अच्छा, अब आप इससे पहले कोई भी डेट लिख लो, वो सब एक ही बात होगी। तो जैसे आपने बोला 1 अक्टूबर 2018, तो 1 अक्टूबर 2018 वो लिख लो। अच्छा, एक ने बोला 1 अप्रैल 2018, कुछ भी बोल लो, इससे पहले की जो मर्जी डेट लिख लो, सबका इफेक्ट सेम है। अच्छा, और ये देखो, हे भगवान, वो एक काम करो, साइनाइड की 4 गोलियां ले आओ, आज एक मैं भी खाऊंगा। आपके साथ रह के नलायकी करते हुए मैं भी ये डेट्स लिख रहा हूं, बताओ, हद है। एक काम करना, इंस्टीट्यूट में किसी को पता ना चल जाए, पता चला मेरी डिग्री छीन ले,
भाई सवाल 31 मार्च 2019 ये प्रीवियस ईयर है, यहां हमारे डिबेंचर 1 लाख के थे और 31 मार्च 2020 यहां हमारे डिबेंचर 1.5 लाख के थे। तो नलायकों, डिबेंचर इशू तो इस ड्यूरेशन में ही कभी हुए होंगे। यहां 1 लाख के थे, यहां 1.5 लाख के थे, 50,000 के डिबेंचर तो इस ड्यूरेशन में ही कभी इशू हुए होंगे। पहले इशू होते तो यहां नहीं होते। इससे पहले जो इशू हुए वो तो इस 1 लाख के अंदर आ चुका ना। इससे पहले डिबेंचर कभी भी इशू हुआ होगा वो तो 1 लाख में है ही ऑलरेडी। तो जब 31 मार्च 2019 को 1 लाख के डिबेंचर हैं और 31 मार्च 2020 को 1.5 लाख के डिबेंचर हैं, तो इस ड्यूरेशन में ही तो 50,000 की वृद्धि हुई है। पहले तो इस बात पे हां बोलो, 2 थप्पड़ आप अपने अपने लगाओ और 1 साइनाइड की गोली मैं भी जब तक खा के आ रहा हूं कि आपकी नलायकी के चक्कर में मैं भी ये उल्टी सीधी डेट्स लिख रहा था। ठीक है, बताओ, मतलब कमाल हो गया ये तो। भाई इससे पहले की तो कोई भी डेट लिखेंगे तो वो तो मतलब वो तो एग्जिस्ट ही नहीं हो सकती, वो तो बात ही खराब हो गई। अच्छा अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चित्र को मतलब समझाने हेतु ठीक कर देता हूं। तो बच्चों जी पहले हम केस 1 की बात कर लेते हैं। 1 दिसंबर 2019, ठीक है। 1 दिसंबर जो है 2019 वो यहां पर कहीं आएगा, 1 दिसंबर 2019। तो इसका मतलब कंपनी के 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स चले 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 9 महीने तक तो कंपनी के ये 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स चले। 9 महीने तक तो कंपनी के ये 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स चले और फिर 1 दिसंबर को हमने नए डिबेंचर्स इशू कर दिए 50,000 के। तो अब कंपनी के डिबेंचर्स कितने हो गए होंगे? 1,50,000 हो गए होंगे। जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो सेम। तो अब उसके बाद 9 नहीं सर 8 महीने, सॉरी बच्चों मैंने 9 लिख दिया था, 8 महीने। अब उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अगले 4 महीने कंपनी के 1.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स चले होंगे। तो अगर मुझे पहले केस में इंटरेस्ट निकालना हो, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट निकालना हो, तो आप 1 लाख रुपए पर, इसको कैपिटल वाला क्वेश्चन समझ लो, आप 1 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल पर 12% का इंटरेस्ट लगाओगे 8 महीने का, और फिर आपकी कैपिटल हो गई 1.5 लाख, तो उस पर आप 12% का इंटरेस्ट लगाओगे 4 महीने का और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब सोच समझ के बिल्कुल होशो हवास में, क्योंकि फिर इसके बाद चर्चा कभी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो पूरे होशो हवास में बताना कि क्लियर है या कोई संशय है। इसको आप कैपिटल की तरह से देखो। तो 1 लाख रुपए की कैपिटल पर 8 महीने का इंटरेस्ट और 1.5 लाख रुपए की कैपिटल पर 4 महीने का इंटरेस्ट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बच्चे कह रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है ना। अच्छा, अब सेकंड केस में हो गई डेट 1 जुलाई। सेकंड केस में डेट हो गई 1 जुलाई। 1 जुलाई कहीं यहां कहीं आ गई होगी, 1 जुलाई। तो अप्रैल, मई, जून। तो 1 जुलाई डेट देने का मतलब है कि 3 महीने तक तो 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा और 9 महीने तक 1.5 लाख रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये आ जाएगा आपका सेकंड का आंसर। तो भेजो थम्स अप पहले सेकंड का भी, पहले सेकंड का थम्स अप भेजो। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ऐसी अब थर्ड तो समझ ही गए। अब 1 अक्टूबर दे दी डेट उसने, 1 अक्टूबर को यहां पड़ जाएगी। तो 1 अक्टूबर का मतलब हो गया कि 1 लाख रुपए पर 6 महीने का और 1.5 लाख रुपए पर 6 महीने का। तो बस अब तो मतलब कोई बात ही नहीं है। हाँ,
अब सर क्वेश्चन में अगर कुछ भी ना दिया हो, कई बार ये होता है ना डेट ही नहीं दे रखी, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमारी अजम्पशन ये होती है, हम ये मानते हैं कि डिबेंचर्स जो इशू हो रहे हैं वो हमेशा एंड पर हो रहे हैं। यानी डिबेंचर्स इशू कब हो रहे हैं? एंड में हो रहे हैं। मान लो कि ना ये डेट है या ना ये डेट है, मान लो मैं कहता डिबेंचर्स आर इशूड ऑन 31 मार्च 2020, यहां इशू हो रहे हैं, तो यहां इशू हो रहे होते तो आप कैसे कैलकुलेट करते? आप करते 1 लाख रुपए पर 12 महीने का और 1.5 लाख रुपए पर 0 महीने का कॉन्सेप्चुअली। तो इसीलिए क्योंकि जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम तो यही मानते हैं एंड में इशू हुए डिबेंचर, तो इसीलिए बच्चे को रटवा दिया जाता है कि बच्चों टेक्निकली ये रट लो कि आपको ओपनिंग पर ही इंटरेस्ट निकालना है। तो इसीलिए ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, तो बच्चा सीधा सीधा बस ओपनिंग पर ही इंटरेस्ट निकाल देता है। जो बच्चा रट के बैठा है कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो सीधा ओपनिंग पर इंटरेस्ट निकाल दो, बट उसका लॉजिक जो है वो ये है। चलो तब थम्स अप भेज दो फटाफट। तो आज की हमारी चर्चा जो है वो क्लियर खत्म हो जाएगी।